सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी की नाकाम कोशिश हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुतनाज़ होती जा रही है। PIA की निजकारी को लेकर उठाए जाने वाले सवालात में भी अब इजाफा होता जा रहा है। एक अहम सवाल यह है कि पहले सामने आने वाले बिडर्स आखिरी वक्त पर पीछे क्यों हट गए। रियल एस्टेट के कारोबार से ताल्लुक रखने वाली एक ही पार्टी ने बोली लगाई और वो भी इतनी कम कि शायद सौदा हो ही ना सके। और PIA के पास कई कीमती रूट्स हैं जिनकी मालियत लगाई गई बोली से कई ज्यादा है। जिन बिडर्स ने बिड की उनके पास हवाबाजी की सनत का कोई तजुर्बा नहीं था। हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से PIA की निजकारी अब एक मजाक बनकर रह गई है, जिसमें सूबाई हुकूमतों की पेशकश ने मजीद इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक सूबों की ऑफर से मामला मजीद पेचीदा और सियासी होता नजर आ रहा है। किसी भी इदारे की निजकारी एक टेक्निकल मसला होता है और उसमें बहुत से पेचीदा नुकात होते हैं। जो कंपनीज PIA खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रही थी उनके पीछे हटने से अब ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें इसे खरीदना और दोबारा मुनाफा बख्श बनाना शायद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से ये सियासत की तरफ जा रहा है। आपकी नज़र में क्या कोई सूबा PIA को चलाने का एक बेहतर अहल के तौर पर इस वक्त मौजूद है? फेडरल गवर्नमेंट्स तो उसको नहीं चला सकी और ये वही तमाम गवर्नमेंट्स रही हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में खरीदने के लिए बेताब नजर आ रही हैं PIA को। इस सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँच गई है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, आपके सवाल के अंदर मल्टीपल पहलू हैं। मेरे ख्याल में एक एक करके हमें उनको कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि क्या वफाक से निकल के सूबाई हुकूमतों के मातहत होने से क्या काम होगा। तो क्वाइट फ्रैंकली वही रूल्स वही प्रोसीजर, सिर्फ ये होगा कि शायद मिल्कियत चेंज हो जाए। लेकिन क्या ये इस तरह ये अनवेल होगी या इस तरीके से ये जाके, यानी इस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, ये खुद इन इटसेल्फ बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बिकॉज अभी तो जो चीज़ हमें समझ आ रही है, जिस तरीके से देख रहे हैं आप कि आज भी किसी ने कोई 200 अरब की बोली लगा दी, कल कोई एक बिजनेस कंसोर्शियम ने 150 अरब की बोली लगाई। समझने की बात यह है कि एक तो वो जब मेरे ख्याल 10 अरब की बोली आई तो उसके बाद से एक डिस्कशन शुरू हुई और उस डिस्कशन के बाद बहुत सारे लोगों को शायद ये ख्याल था कि ये तो बड़ी सस्ती कंपनी मिल रही है और अगर 10 अरब आ सकते हैं तो इतने पैसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इकट्ठे कर सकते हैं, तो उनको भी एयरलाइन उठा लेनी चाहिए। इस वजह से वो लोग आए। फिर साथ, चूंकि जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा होता है उसी ट्रेंड के हैशटैग यूज हो रहे होते हैं, तो इसलिए चूंकि गुज़श्ता पूरे का पूरा हफ्ता PIA की निजकारी की स्टोरी जो है वो खबरों की जीनत बनी रही, तो शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इन खबरों के साथ साथ वो भी पिगी बैक कर लें और वो भी इसके ऊपर साथ शामिल हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया था कि आगे किस तरीके से हम जा रहे हैं देख रहे हैं, तो देखें, ये फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है कि आगे PIA या PIA से मुतल्लिक निजकारी का मुस्तकबिल क्या होना है। एक प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली चूंकि नाकाम हो चुका है, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि जो शायद गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि अभी वफाकी काबीना की तरफ से ऑफिशियली उस बिड को रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन लेट्स सपोज वो जो हुकूमती एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर चूंकि पूरी नहीं हो पाई, तो अब हुकूमत ने यह फैसला करना है कि क्या वो इसका एक और शॉर्टर रास्ता निकाल के कोई निजकारी के लिए दोबारा इसको पेश करें, या वो ये भी फैसला कर सकती है कि कुछ शराइत जो कि पहले रखी गई थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने उन बहुत सारी शराइत को खुद से नरम कर दिया था कि उनको भी दोबारा रिविजिट करके नई शराइत के साथ निजकारी का लिए पेश किया जाए। तो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इबाम है। लेकिन एक बात जो मैं कंक्लूसिवली कह सकता हूँ ये है कि चूंकि इस टाइम पे ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म है और चूंकि पाकिस्तान की कौम इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा फील करती है, शायद उसकी बहुत एसोसिएशन एंड अटैचमेंट है और उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा फील किया है कि जो बिड आई थी वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन या जितनी होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं थी। तो बहुत सारे लोग उस सेंटिमेंट को खेलते हुए या उनको यूज़ करते हुए भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बिड, चूंकि लोग ये एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बिड तो बहुत ही कम थी, जो लोगों का रिएक्शन आया उस पर एक वजाहत भी साथ नज़ीर साहब की आई है कि इतनी कम बिड उन्होंने क्यों लगाई। एक तो उसी दिन वो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, वो $1 की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो $10 अरब की ये बिड लगाई है वो इसलिए लगाई है चूंकि जो असल असासें PIA के वो तो हुकूमत के पास थे, वो तो हमें मिल ही नहीं रहे थे। बल्कि उन्हीं की ज़बानी आपको ये 2 जुमले उनके सुनवा देते हैं, फिर इस पर आप जवाब दीजिएगा। ज़रा सुनवाइएगा साथ नज़ीर साहब ने कैसे वजाहत की थी इसकी।
साहब, एक रियल एस्टेट कंपनी जब बिडिंग में शामिल है, वो बिड लगा रही है, और अगर उसको रियल एस्टेट असासे ही नहीं मिलेंगे तो उसका इंटरेस्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर तो वो जो ये कह रहे हैं हमने 10 अरब डॉलर तो ये इजाफे एक बोनस के तौर पे लगा दिए, उसमें ना होटल्स शामिल थे, ना दीगर प्रॉपर्टीज शामिल थी, ना प्लेन्स शामिल थे, ना दूसरे असासे शामिल थे, तो फिर दे क्या रही थी हुकूमत इनको इस 10 अरब के बदले? या जो भी इनकी बिड थी वो तो अभी ज़ाहिर फाइनलाइज नहीं हुई है, रिजेक्ट भी नहीं हुई है। देखिए, हमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि शायद जो असासों के, देखें, मैं थोड़ा सा ना अकाउंटिंग साइड से या जो हमारी किताबों के ऊपर जो चीजें लिखी है मैं उसके हिसाब से इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लिया कि पीआई की होल्डिंग कंपनी बनी थी और होल्डिंग कंपनी के अंदर पीआई के एसेट्स डाल दिए गए, लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर बात बोली कि जी इसका खसारा भी था और खसारा जो है वो अगली पार्टी को हुकूमत ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, तो पुराने कर्जा जाते जो कि बैंकों के कर्जा जाते वो भी उठा के उस कंपनी को दिए गए, उस कंपनी को एक ऑफसेट कर दिया गया कि लेट्स सपोज उस कंपनी के अंदर 2 बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी अपनी वर्थ कंबाइंड में के अंदर है, प्लस बाकी जो एसेट्स हैं वो डाल दिए गए और उसको ऑफसेट किया गया उस कर्जे के साथ जो कि पीआई की किताब से उठा के डाला गया। अच्छा, अब कहने की बात यह है कि जो पीआई क्लीनर कंपनी जो PIACL निजकारी के लिए पेश की गई थी उसकी किताब के ऊपर भी 165 अरब रुपए के असासे हैं और वो अकाउंटिंग असासे। देखिए, मैं ये बार ये बात मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये क्लियर करता हूँ और आपकी वसातों से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बात कहना कि टोटल 10 या 12 अरब के असासे, मेरे ख्याल में वो फेयर बात इसलिए नहीं है कि अगर आपने पीआई की बुक्स पढ़ी हो या अगर आपने पीआई के ऑडिटेड अकाउंट्स पढ़े हों तो उसके अंदर एसेट्स के अंदर 165 अरब के एसेट्स के अंदर क्लियरली स्टिपुलेटेड है कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर नहीं है। 30 जहाजों की इन्वेंट्री प्लस जो पीआई के पास स्पेयर्स हैं प्लस जो पीआई के दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज निजकारी के साथ भी दी जानी थी, जिसमें फॉर एग्जांपल एक बात बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी कि जी इस्लामाबाद की बिल्डिंग भी है, इस्लामाबाद ब्लू एरिया की बिल्डिंग भी है जिसकी अपनी वर्थ भले कागजों के ऊपर 17-18 करोड़ लिखी हो लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू तो सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने बुक्स को अच्छी तरीके से वैल्यूएट किया तो आपको खुद ये बात रियलाइज होनी थी कि कुछ एसेट्स इवन बुक वैल्यू के ऊपर रखने के बावजूद, यानी रियल वैल्यू से कम रखने के बावजूद जो कंपनी पेश की जा रही थी उसका जो तखमीना था या उसकी जो असासों की मालियत थी वो 165 अरब थी। तो मेरे ख्याल में ये बात कहना शायद उतना दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पीआई की किताबें या पीआई के अकाउंट्स आप अगर दोबारा आप देख लें, आपकी वसात से मैं कहता हूँ तो जो लोग इस डिस्कशन के अंदर आते हैं इन कंपनीज ने तो तमाम बिडर्स ने तो बड़ी बड़ी कंपनीज को, कंसल्टेंट्स को भी हायर किया था और जाहिर है कि उन्होंने यकीनी तौर पर ये सारी बुक वैल्यूज भी पढ़ी होंगी, इनको वैल्यूएट भी किया होगा और उस वैल्यूएशन के बाद $1 कहना या 278 रुपए कहना, तो फिर ये तो आपके बयान में और फिगर्स में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में एक ह्यूज गैप नजर आ रहा है। देखिए, अपेरेंटली ये बात है, जिन लोगों ने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, बहुत महंगे लोग आए थे जब हमारे साथ पूरा उनका प्रोसेस चल रहा था, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एक पूरी फौज आया करती थी हमारे पास और जिन लोगों ने देखा उनकी वैल्यूएशन काफ़ी एक्यूरेट थी जो उस टाइम पे जो उनके साथ डिस्कशंस होती। इस बेट के ऊपर ये बात कहना कि शायद गैप था या नजर नहीं आया, मेरे ख्याल में ये बात भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो फिगर्स मैं आपको कोट कर रहा हूँ वो तो ऑडिटेड फिगर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी रजिस्टर्ड हैं, इवन प्राइवेटाइजेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि निजकारी के अमल के शुरू के टाइम पे दिए गए थे उसके अंदर भी ये चीज़ है। तो वो तो ये एक ऐसी चीज़ है, इस तरह तो नहीं है कि कोई ऐसी बात अभी बताई जा रही है जो कि शायद लोगों को पहले से पता नहीं थी। ये फिगर्स हमेशा से लोगों के सामने अवेलेबल थे, उनको देखने। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके हिसाब से वर्थ $1 बनती है, उस हिसाब से उन्होंने उसकी बिड दी। दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू दैट, उनका हक था कि वो जितने मर्जी पैसे उसके ऊपर डालें। लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन लगाई वो भी कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स ने मिलकर लगाई थी और उसको भी उन्होंने इंतहाई अट्रैक्टिव करके 85 अरब पे रखा। यानी मैं ये बात वसूख के साथ कह सकता हूँ कि एक्चुअल वैल्यू उस टाइम पे भी ज्यादा थी। अभी कल परसों में देख रहा था कि स्टॉक, यही सवाल मैं अब्दुल्ला साहब से कर रहा था कि अगर ये बुक वैल्यू 165 अरब की है तो फिर ये 85 अरब की जो रेफरेंस प्राइस हुकूमत ने रखी, तो ये तो वो भी इससे तो आधी से भी कम है, फिर तो बहुत ही कम हुकूमत ने रख दी। फिर तो हुकूमत को भी कोई 140-145 अरब के करीब ये रेफरेंस प्राइस रखनी चाहिए थी। देखें, 100% कंपनी की वैल्यू अगर 165% है तो 60% की वैल्यू तकरीबन उनको 92-93 अरब रुपए होनी चाहिए। 92-93 अरब के ऊपर उन्होंने रिजर्व प्राइस 85 अरब रखी थी और उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 85 अरब के बाद बोली लगेगी, यानी इसके बाद जो 2-3 कंपनियां आएंगी वो एक दूसरे का आउटबिड करेंगी। तो उनकी वैल्यूएशन जो उन्होंने रखी थी वो तो आराम से जो वैल्यू थी उसके ऊपर उन्होंने पूरा होना था। अनफॉर्चुनेटली
वो प्रोसेस हो नहीं पाया। एक सोल बिडर आया, उसने एक बिड दी जो कि गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी और वो बहुत ज्यादा कम थी, तो जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस टूट गया। लेकिन अदरवाइज जो मंसूबा जिस तरीके से बनाया गया था वो तो यही था ना कि जो आप बेस वैल्यू निकालेंगे और बेस वैल्यू सबको बताने के बाद आप 3 टॉप के जो बिडर्स होंगे आप उनको कहेंगे कि भाई अब आप अपनी बिडिंग शुरू करें, 85 से कम नहीं होगी, जो ज्यादा देगा उसको पीआईए की मिलकर सौंप दी जाएगी। और अब्दुल्ला साहब, ये प्रोसेस है जो टूटा, यानी जो बिडर्स फिर वापस बैकआउट हो गए, जो कि बड़े बड़े नाम थे हमारे मुल्क के, उसकी क्या आखिर वजह बनी? आरिफ हबीब जैसा ग्रुप, फिर उसमें एयर ब्लू भी थी, उसमें फ्लाई जिना भी थी, उसमें इथेनॉल ग्रुप भी था, उनका कंसोर्शियम था। तो आखिर इन लोगों के बैकआउट होने की क्या वजह बनी? क्या शराइत बहुत ज़्यादा सख्त थी? आरिफ हबीब साहब उससे कुछ अर्से पहले प्रोग्राम में आए थे यहाँ मेरे साथ, और उन्होंने कहा था कि हम 70, 75 या 80% शेयर्स खरीदने में तो दिलचस्पी रख सकते हैं, 60%, 55% शेयर्स हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसमें फिर हुकूमत की इंटरफेरेंस उसी तरह से रहेगी जिस तरह भी है। देखिए, जो रियल रीजन है वो तो शायद वही कंपनियां बता सकें कि उन्होंने बैकआउट क्यों किया, लेकिन आप एक एस्टिमेट या एक अंदाजा लगा सकते हैं। वो ये कि सॉरी, मैं इससे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैं पर्सनली इस बात से मैं नहीं एग्री करता कि शायद शराइत बहुत ज़्यादा सख्त थी, क्योंकि शराइत जिनसे शुरू किया गया था और एंड पे जिन शराइत के ऊपर था उनमें बहुत ज़्यादा नरमी दिखाई थी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लेवरेज दी, बिकॉज आप खुद समझते हैं कि ये प्रोसेस तकरीबन को 6-7 महीने टेंडर के बाद जारी रहा। ये वैल्यूएशंस का, ड्यू डिलिजेंस का, प्रेजेंटेशंस का, साइट विजिट्स का, उसके बाद उनकी कुछ कंडीशन रखी गई कि नहीं जी नया ऑडिट करा के दें, यासा वाले मामले के ऊपर क्लियरेंस लेके दें, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस खिंचा और उसके दरमियान में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जब उस बिड के अंदर आ रहे थे यू कुड हैव स्टार्टेड विद 60%, 60% के ऊपर जब मैनेजमेंट राइट आपके पास है, मैनेजमेंट का कंट्रोल आपके पास है। देखें, मैं ये बात एक और मैं जरा थोड़ी सी वजाहत इसके ऊपर करना चाहता हूँ कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल के मुताबिक आपकी जो की फैसले होते हैं वो कंपनी का बोर्ड लेते हैं और बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन आपकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप 60% शेयर होल्डिंग रखते हैं तो इवन गवर्नमेंट के 40% शेयर होल्डिंग के साथ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उतनी नहीं रहती। और केस इन पॉइंट आप पीटीसीएल को देख लें, जिसके महफिल में 75 या 76% शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करती, क्योंकि बोर्ड सारे का सारा जो है वो ज्यादातर इत्तसालात या दुबई बेस्ड जो कंपनी है उसके पैनल के ऊपर रखा गया है। तो ये इंप्रेशन कि शायद गवर्नमेंट की इंटरवेंशन 100% खत्म नहीं होती, ये मेरे ख्याल में शायद दुरुस्त नहीं था। गवर्नमेंट ने अभी बैंकों की मिसालें आपके सामने, जिसके अंदर बड़े बड़े बैंक के अंदर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग अभी भी है, लेकिन बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि शेयर होल्डिंग के हिसाब से, लिहाजा उनके फैसले तमाम के तमाम इंडिपेंडेंटली उनकी मैनेजमेंट लेती है। सो अगेन टू सम अप द स्टोरी, या मैं इसको रैप अप करने की सूरत में ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल में कंडीशंस भी इतनी सख्त नहीं थी, मेरे ख्याल में वैल्यू भी फेयर थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजन बिडर्स ने सोचा कि ये वक्त नहीं है शायद पार्टिसिपेट करने का, या वो कुछ और कंडीशंस अपनी गवर्नमेंट से बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है ये उतना उस जगह पे नहीं पहुंच सका जिसकी उम्मीद शायद हम सब ने लगाई। अब्दुल्ला साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला साहब, ये बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल है। अब्दुल्ला साहब, ये ज़ाहिर है 62% शेयर्स पीटीसीएल के गवर्नमेंट के पास हैं, 26% की शेयर होल्डर इत्तसालात है, लेकिन पूरा इंतजाम वहाँ उन्हीं के हाथ में। लेकिन अब यहाँ पीआईए के केस में जितने भी बिडर्स थे, वो ये जो 7,000 मुलाजमीन हैं, इनका जो टेन्योर हुकूमत कह रही थी कि आपको एक मखसूस मुद्दत तक इनको कैरी करना ही पड़ेगा, तो ये भी ज़ाहिर बहुत सारों के लिए मुमकिन नहीं था, बल्कि ऑलमोस्ट सभी के इस पर रिजर्वेशन थे, चूँकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उनके लिए शायद 2,000 या 2,500 के दरमियान ये वर्क पावर या वर्क फोर्स होनी चाहिए। अभी जो 4,500-5,000 इजाफी बंदा जो कि बिडर्स के मुताबिक वहाँ मौजूद है, तो ये फिर इनको कैसे वो लेकर आगे चल सकते थे? इनकी सारी पर्क्स, प्रिविलेजेस, सारा पैकेज, और ये भी डील करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता ना आने वाले 1-1.5 साल में। देखिए, एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं अच्छा इस सेंस में कह रहा हूँ बिकॉज ये एक ऐसा सोर पॉइंट है जिसके ऊपर एक डिस्कशन होती है, लेकिन शायद रियलिटी में ये इतना बड़ा रीजन या डील ब्रेकर नहीं है। देखें, एक बात हमें सबसे पहले ही समझनी है कि पीआईए एक ओवरस्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, और मैं थी पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि वो अब नहीं। अच्छा, अब एक नंबर बार बार आया और वो नंबर आया कि जी पीआईए में 1700 मुलाजमीन जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। अब ये 1700 का नंबर कहाँ से आया?
ये नंबर एक ऐसी रिपोर्ट से आया जो कि 2021-22 के अंदर एआटा ने पीआईए के ऊपर बनाई थी, और उसके पहले साल के अंदर उन्होंने कहा था कि जी 1700 मुलाजिम हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन जिस इस तरीके से वो नेटवर्क बढ़ा रहे थे या एक्सपैंड कर रहे थे या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ा रहे थे, वो अगले ही सालों में 1700 से ज्यादा मुलाजमीन को हायर करने की बात भी कर रहे थे। तो एक 1700 का एक नंबर आ गया जो कि हर बंदे की जुबान पे चढ़ गया, और हर बंदे ने आने के बाद कहा कि जी मुलाजमीन ज्यादा है, 1700 मुलाजिम 1800 मुलाजिम हमें निकालने पड़ेंगे, इनकी लाइबिलिटी हम कोई नहीं उठाएंगे। समझने की बात उसके ऊपर यह है कि पीआईए के अंदर अब मुलाजमीन की तादाद नंबर 1 ज्यादा नहीं है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ऑपरेशन चलाना शुरू करेंगे आप देखेंगे, देखें आपने बिजनेस मॉडल अगर लेट सपोज ये बनाना है कि आपने हर चीज आउटसोर्स करके रखनी है, एयरपोर्ट सर्विसेज भी किसी के पास होंगी, रैम सर्विसेज भी किसी के पास होंगी, इंजीनियरिंग सर्विस भी किसी के पास होंगी, खाना भी आप किसी बाहर वाली कंपनी से लेंगे, तो ठीक है आपके पास मुलाजिम शायद ज्यादा हो जाए। लेकिन जब आप इस बिजनेस के अंदर आएंगे और आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें कम होने के बायस उनका खर्चा बाहर से ली गई सर्विसेज के मुकाबले में कई गुना कम है, तो आप डेफिनेटली फिर ये चीजें आप इंटरनली रखेंगे। अब ये जो तैयारों की तादाद है इस वक्त पीआईए के पास शायद 33 या 34 या 3 दर्जन से कम ही बैरल इस वक्त मौजूद हैं, उसमें भी ऑपरेशनल शायद हाफ ही होंगे, क्योंकि एक वक्त में सारे तो नहीं ऑपरेशनल होते होंगे। तो ये भी ज़रा बताइएगा, इसके अकॉर्डिंगली ये 7000 लोग हैं, चाहे उनकी कॉस्ट कमी है, लेकिन ये अफरादी कुव्वत भी तो एक मैटर करती है ना, क्योंकि जो बिडर है जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है वो कह रहा है कि 2200 या 2500 लोगों में हम तो एक बेहतरीन एयरलाइन बेहतरीन अंदाज से चला सकते हैं। तो उसके मुताबिक तो 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब चाहे उनकी कॉस्ट ज़रूर कम है, लेकिन बहरहाल वो मौजूद तो हैं। देखिए, मैं एविएशन सेक्टर में रहते हुए मैं एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशियो को बहुत ज्यादा मुस्तनद रेशियो समझता नहीं हूँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, चूंकि ये बात बहुत जगहों के ऊपर होती है और ये एज अ फैक्टर के तौर पे लोग कंसिडर करते हैं, तो 33 जहाजों पे आप 7100 मुलाजमीन को डालें तो ये 250 से कम 250 के आसपास भी एयरक्राफ्ट बनता है रेशो, जो कि अगर आप पूरे रीजन में देखें तो वो बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा ऑफ नहीं। अच्छा, नंबर 2, आपके पास अभी 33 जहाज हैं। 33 जहाज इस वजह से हैं बिकॉज आपके बहुत सारे रूट बंद हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले चंद महीनों में खुलेंगे। वो रूट्स के ऊपर आएगा तो जहाज आपके ज्यादातर ऑपरेशन होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, अब आपने अगर एक्सपैंड करना है, अगर आपके बिजनेस प्लान के अंदर एक्सपेंशन है और अब आप समझते हैं कि चूंकि अब ये प्राइवेट हाथों में आ गए तो जहाज़ों की एक्विजिशन आसान हो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग का काम तेज हो जाएगा, आपको एग्रेसिवली एक्सपैंड करना पड़ेगा, ब्रांड के ऊपर काम करना पड़ेगा, नेचुरली आप अपना एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे। अब एक कंडीशन फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ये थी कि जी आपने 33 जहाज़ों से बढ़ा के 45 पे करना। अब आप 45 के ऊपर आते हैं तो रेशियो 160-170 बन जाती है। सो मुलाजिम तो उतने ही रहेंगे, क्रू भी उतना ही रहेगा, हर चीज उतनी रहेगी। आप नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ा दें तो आपकी तो रेशियो माशाल्लाह दुनिया की तमाम बेहतरीन एयरलाइनों के बिल्कुल बराबर या उनसे भी कम आ जाती। तो अब्दुल्ला साहब, ये जो यूके की फ्लाइट्स अभी तक बैन है, क्या ये भी बहरहाल एक, चूंकि आपने कहा कि ये जैसी ऑन होंगी ऑपरेशनल होंगी तो मजीद तैयारियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कम बिड आने की या बिडर्स के बैकआउट होने की, क्या ये भी एक वजह है कि वो भी बहरहाल एक रेवेन्यू को एक अच्छा खासा डैमेज हो रहा होगा इस बैन से भी? और अगर ये बैन ना होता तो इस वक्त जो पीआईए का रेवेन्यू है वो कितना ज़्यादा बढ़ सकता था? अभी इस वक्त पीआईए एक प्रॉफिट टेकिंग इदारा है, प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा है, या अभी भी खसारे में इसके ऑपरेशंस? अच्छा, अगेन गुड क्वेश्चन। नंबर 1 एक एक करके हम चलते हैं। उम्मीद ये है कि अगले महीने, इस महीने के एंड तक या अगले महीने के शुरू तक जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, चूंकि वो सारी क्लोज कर दी हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, और उनके जो ऑडिट्स से ऑन साइट हो गए या ऑनलाइन हो गए, वो तमाम ऑडिट्स के ऊपर जितनी उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो क्लोज करवा ली गई। तो बहुत एक कभी उम्मीद है कि ये परमिशंस अगले महीने से आपको दस्तयाब हो जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि आप दिसंबर के एंड से मोस्ट प्रॉब्ली, इंशाल्लाह मैं इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, तो ये आपकी दिसंबर के एंड से यूरोप की पहले और फिर यूके की फ्लाइटें जो हैं वो आपकी स्टार्ट होना शुरू होंगी। अच्छा जी, नंबर 2 जो आपने क्वेश्चन पूछा, 37% का जी रेवेन्यू शेयर था यूके यूरोप के रूट्स का पीआईए के टोटल रेवेन्यू के अंदर। जो उस टाइम पे जब पीआईए 100-125 अरब बनाया करता था तो तकरीबन कोई 40-42-45 बिलियन रुपीस होता था। अब चूंकि डॉलर भी वैल्यूज की जो है वो इंक्रीज कर गई है और आपका ओवरऑल जो है फेयर भी ऊपर गए हैं, तो अब वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 70 से 80 अरब रुपए सालाना का रेवेन्यू चंक है जो कि आपको यूरोप और यूके से आएगा। तो ये वो पैसे हैं जो कि जैसे ही आपको होगा तो ये एडिशनल रेवेन्यू के तौर के ऊपर आपके पास आएगी। अच्छा जी, नंबर 3 जो आपने बात की है कि अब पीआईए की क्या सूरत हाल है, देखिए मई ऑनवर्ड जब से पीआईए के ऊपर लेगेसी लोन्स का बर्डन उठा के होल्डिंग कंपनी के ऊपर
कन्वर्ट कराया गया है, तो पीआईए ने दोबारा कोई बोरोइंग नहीं की, पीआईए ने कोई नुकसान या खसारा पूरा करने के लिए किसी से कर्ज नहीं लिया, कोई बैंक से कर्ज नहीं लिया, और पीआईए ऑपरेटिंग साइड के ऊपर अब एक मुनाफा बख्शेदार है। और इंशाल्लाह यही नंबर्स आप इस साल के एंड में, जो 2024 अभी आपका खत्म हो रहा है, तो इसके एंड में भी आप शो करेंगे। 2023 के अंदर भी पीआईए को ऑपरेटिंग लेवल पे मुनाफा हुआ था। जनवरी अप्रैल जो कि हमने ऑडिट्स अकाउंट्स अपने पब्लिश किए हुए, उसके अंदर भी आपको ऑपरेटिंग लाइन के ऊपर मुनाफा था। वो ऑपरेटिंग लाइन का मुनाफा आपको इसलिए नजर नहीं आता था बिकॉज ऑपरेटिंग लाइन के बाद आपने कर्जों और उनकी सूद की अदायगी का बहुत बड़ा बोझ था आपके ऊपर, जो कि आपको पे करना पड़ता था। वो बोझ जो कि आपके ऊपर से उतर गया है, तो अब इस साल के एंड में आप एक उम्मीद ये है कि आप एक मुकम्मल तौर के ऊपर टोटल प्रॉफिट की तरफ आप जाएंगे जी। और ये इस वक्त जो पीआईए का खसारा है, अगर ये मुनाफे वाली सूरत इसी तरह से चलती रही तो माजी के इस खसारे को उतारने में, ज़ाहिर है जो कि एक बहुत ह्यूज है, लेकिन कहीं से तो इसका आगाज़ होगा। कितना वक्त दरकार होगा अगर ये प्रॉफिट इसी तरह से बढ़ता रहे और उसमें 37% वो भी ऐड ऑन हो जाए, जो अभी यूके और यूरोप की फ्लाइट्स बहाल होने की सूरत में होना है? देखें, जो पुराना कर्जा है जो कि होल्डिंग कंपनी के ऊपर आ गया है, उसको कुछ होल्डिंग कंपनी चूंकि वो एसेट्स की मालिक भी है, तो वो अपने कैश फ्लो से पूरा करेगी। बाकी जो है वो गवर्नमेंट की बजटरी प्रोविजन के अंदर से वो पूरा होगा, तो वो वहां से होता रहेगा। वो गवर्नमेंट ने बैंकों के साथ 10 साल के ऊपर रिस्ट्रक्चर कर एक पूरा शेड्यूल तय हुआ, वो शेड्यूल के तहत पेमेंट हो। पीआईए जो है, जो अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि लेट्स सपोज इस साल के एंड में हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको अगले साल के अंदर 2025 जनवरी के बाद से आपको नजर आना शुरू होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर लेट्स सपोज आप ये साल 250 अरब पे बंद करेंगे, तो हो सकता है 2025 अगर आप ज्यादा ग्रोथ ना हो, और इवन मैं इसलिए लिमिटिंग फैक्टर्स कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज ग्रोथ भी नहीं है, डॉलर भी स्टेडी है, बाकी तो हम चीजें, तो हम कोई 300 अरब तक जाएंगे 2025 में। तो ये है जो अभी ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, इन केस अगर आपका वो खुल जाता है यूरोप का रूट। तो अब्दुल्ला साहब, जब ये 37% का रेवेन्यू मजीद इजाफा होने वाला है, ऑलरेडी अब प्रॉफिट में भी ऑपरेशनल पीआईए के आ चुके हैं, तो फिर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या एक मौका कुछ महीने कुछ सालों तक देकर पीआईए को चेक नहीं किया जा सकता कि कहां तक पीआईए मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकता है? एक अच्छा सवाल। और उसका देखें, एक तो ये कि एक ना, चूंकि गवर्नमेंट के अपने माशी मुश्किलात हैं, उनके चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस की वजह से वो एक आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर गए हुए हैं। तो आईएमएफ प्रोग्राम की एक प्री कंडीशन मेरे ख्याल में ये है कि एसओवी स्पेशली पीआईए, जो कि बहुत ज़्यादा विजिबली नज़र आता है पीआईए की पाकिस्तान की अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, कि उसको प्राइवेटाइज करना। तो एज अ प्री कमिटमेंट चूंकि वो एक है, और वो समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से पीआईए की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, तो इस वजह से उन्होंने उसको प्राइवेटाइजेशन के ऊपर नेचुरली रखा हुआ है। और वही रूट जो है वो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में अडॉप्ट करेगी, बिकॉज ये एक पूरा प्लान है जिसके तहत ये तमाम की तमाम चीज़ जी हो रही है। और अब्दुल्ला साहब, चूँकि ज़ाहिर एम्प्लॉयज़ के साथ भी आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन रहता है और उनकी भी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो एक आम एम्प्लॉय इस वक्त पीआईए का कितना इनसिक्योर महसूस कर रहा है? वो क्या चाहता है कि गवर्नमेंट ही इसको रन करे या फिर इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए? देखें, हर बंदे की अपनी ऑब्वियसली एक ओपिनियन होती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, इफ नॉट ऑल द एम्प्लॉयज़, पीआईए के एम्प्लॉयज़ अब इस बात के ऊपर हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी पिछले कुछ साल सवा साल से थी, उसको ख़त्म होना चाहिए। पीआईए के मुतालिक, पीआईए के मुस्तकबिल के मुतालिक कोई फैसला या किसी एक रस्ते के ऊपर उसको चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली बहुत अच्छी उम्मीदें थी प्राइवेटाइजेशन से। वो समझते थे कि निजकारी के बाद शायद आपके जो है वर्किंग कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, तनख्वाहें बेहतर हो जाएंगी, एक्सपेंशन होगी तो काम करने में ज़्यादा मजा आएगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। अब उसके बाद हुआ ये कि हम वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जब तक प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक नया फैसला नहीं होता या प्राइवेटाइजेशन का अगला मनसूबा चलना नहीं शुरू होता, तो हमें तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी। तो उसके लिए हमने अपनी जो प्लान है वो हमने वो सीधे करने शुरू कर दिए और हम उस तरीके से चलाएंगे। जो ऑनली बात है जो कि मैं बार बार करना चाहता हूँ, ये है कि अनसर्टेनिटी जरा थोड़ी सी कोई हेल्दी नहीं होती, और अनसर्टेनिटी ही जरा लोगों को परेशान भी करती है। और एक लास्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला साहब, कि अब ये फेडरल गवर्नमेंट अब ये कितना टाइम लेगी अगर इसको अपनी टर्म्स को थोड़ा नरम करना है? क्या नए सिरे से इस प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है? अभी तक 7-8 रोज़ गुजर चुके हैं, जो बिड थी उसके बारे में नहीं फैसला किया जा सका कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये इससे भी थोड़ी सी नॉन सीरियसनेस या एक इनकॉम्पिटेंस, थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, क्या कहा जा सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट की ज़ाहिर होमवर्क नहीं कंप्लीट किया हुआ इन्होंने? देखें, गवर्नमेंट का भी एक प्रोसीजर होता है, एक चलने का एक तरीका है। इसका जो फोरम है, जो रेलिवेंट फोरम है, वो सीसीओपी है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, जिसका इजलास अपने शेड्यूल के मुताबिक होता है। ये उसके अगले इजलास के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होगी और तभी उसका फैसला होगा। और पीआईए के मुतालिक आगे क्या मनसूबा बनाना है या क्या लाए अमल होगा, उसका फैसला भी सीसीओपी करेगी।
और उसके बाद वफाकी काबीना की तौसीक की मंजूरी के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो अगला इजलास है उसके अंदर ये चीज़ चली जाएगी और फिर उसके बाद जो फैसला होगा वो इंशाल्लाह हम सबको पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज़ साहब, तर्जुमान PIA हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। 44 खरब 41 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद यानी 16 अरब अमरीकी डॉलर्स में होने वाले दुनिया के तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सदारती हल्फ भी उठाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये इलेक्शन अमरीकी तारीख का महंगा तरीन इलेक्शन था, जिसमें उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम पर मजमूई तौर पर तकरीबन 16 अरब डॉलर्स खर्च कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2020 में इंतखाबी मुहिम के दौरान 15 अरब 1 करोड़ डॉलर खर्च किए गए थे। नायब सदर कमला हैरिस सदारती दौड़ के लिए फंड रेजिंग में एक अहम शख्सियत रही हैं, जिन्होंने 1 अरब डॉलर से ज्यादा रकम इकट्ठा की, जिसमें 40% डोनेशन छोटे डोनर्स की तरफ से दी गई। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुहिम के लिए बराह रास्त 382 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए, जिसमें 28% छोटे डोनर से और इजाफी 694 मिलियन डॉलर मुतल्लिका कमेटीज से वसूल किए। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और दीगर रिपब्लिकन पार्टी की सरगर्मियों के लिए निजी बैंक ने 197 मिलियन डॉलर अतिया किए। डेमोक्रेटिक की तरफ से माइकल ब्लूमबर्ग 93 मिलियन डॉलर के साथ सरे फहरिस्त डोनर थे, जबकि जॉर्ज सोरोस ने अपनी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जरिए 56 मिलियन डॉलर का ताउन किया। अखराजात का एक बड़ा हिस्सा यानी 10 अरब 50 करोड़ डॉलर इश्तिहारात पर खर्च किए गए, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खर्च किया। कुल इश्तिहारी अखराजात का 17% डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खर्च किया गया। पेंसिल्वेनिया स्विंग रियासतों में सरफहरिस्त है, जिसने सिर्फ सदारती दौड़ के इश्तिहारात पर 264 मिलियन डॉलर खर्च किए। डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस ने जैसे ही सदारती उम्मीदवार बनने का ऐलान किया तो अगले ही 24 घंटों के अंदर उनकी कैंपेन फंड में 81 मिलियन डॉलर जमा हो गए थे। 3 महीनों में यह रकम बढ़कर 1 अरब डॉलर पहुंच गई थी, जो कि एक नया रिकॉर्ड था। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों के पास भी बहुत पैसा है। सितंबर तक ट्रंप ने 160 मिलियन डॉलर जमा कर लिए थे। एलोन मस्क ने रवां बरस मजमूई तौर पर 13 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा रकम डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम पर खर्च की। अक्टूबर के पहले 15 दिनों में एलोन मस्क की जानिब से ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की हिमायत में खर्च करने वाले ग्रुप को तकरीबन 44 मिलियन डॉलर फराम किए गए। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की फाइनेंसिंग को शफाफ रखने के लिए कई कवानीन मौजूद हैं, जैसे कि किसी भी सियासी जमात को पैसा दिया जा सकता है, लेकिन उम्मीदवारों को बराह रास्त फंड देने की हद मुकर्रर है। कानूनी तौर पर एक शख्स एक उम्मीदवार को 3300 डॉलर से ज्यादा रकम नहीं दे सकता। अमरीकी इंतखाबात में पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज का बहुत अहम किरदार होता है। ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो तेल और गैस, एरोस्पेस, असला साज कंपनीज समेत बड़ी बड़ी सनतों की नुमाइंदगी करते हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सुपर PACs भी बना दी गई थी, जिनकी फंडिंग अफराद भी करते हैं, यूनियंस भी करती हैं और कॉरपोरेशंस भी कर सकती हैं। ये सुपर PACs सदारती उम्मीदवार को बराह रास्त फंड नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीदवार से जुड़ी किसी भी तंजीम को जितनी रकम चाहे दे सकती हैं। यूं अमेरिका के अमीर अफराद या लॉबीज अपनी पसंद के उम्मीदवार की सपोर्ट पर जितना पैसा लुटाना चाहें लुटा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सदर तो मुंतखब हो गए, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल यह भी मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 क्रिमिनल केसेस अब भी चल रहे हैं, एक में उन्हें मुजरिम भी करार दिया जा चुका है। अमेरिका में इससे पहले किसी भी मुजरिम को सदर मुंतखब नहीं किया गया, ना ही किसी साबिक सदर पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो सदर बने तो खुसूसी काउंसिल के जरिए जैक स्मिथ को नौकरी से निकाल देंगे और अपने खिलाफ फेडरल केसेस खत्म कर देंगे। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ फेडरल केसेस खारिज हो सकते हैं और रियासती क्रिमिनल केसेस उनकी सदारती मुद्दत तक मुंजमद भी किए जा सकते हैं। एक खबर के मुताबिक अमेरिका के महकमा इंसाफ ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वफाकी अदालतों में जारी 2 मुकदमात खत्म कर दिए हैं। अमेरिकी महकमा इंसाफ की पॉलिसी है कि सदारत के ओहदे पर मौजूद शख्स के खिलाफ मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। जैक स्मिथ ने गुज़िश्ता बरस डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने की साजिश और खुफिया दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के इल्जामात आयद किए थे। तो 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उस वक्त तक बहुत सारे मामला क्लियर हो चुके होंगे। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम आमतौर पर पाकिस्तान में देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है, डोनेशन दिए जाते हैं, फंड रेजिंग होती है, बाद में फिर उन लोगों को भरपूर तरीके से जो हुकूमत में जमात आती है नवाजा भी जाता है। तो कई तरह की उन पर नवाजिशात की जाती हैं। तो ये हम अमेरिका में देख रहे हैं, बड़े डोनेशंस, फंड रेजर्स, सब कुछ एक लीगल अंदाज से कानून के दायरे में हो रहा है। तो वहाँ भी क्या इसी तरह का कल्चर है कि बाद में इन तमाम लोगों को नवाजा जाएगा? इनका मकसद क्या होता है बड़े बड़े डोनेशंस देने का और फंड रेजिंग करने का?
वहाँ दूर क्यों जाए, हिंदुस्तान देख लें, वहाँ भी करोड़ों रुपए मुख्तलिफ कंपनीज देती हैं और ज़्यादातर पैसा पिछले कई सालों में बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल रहा है, और इतना ज़्यादा मिल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ इंटरवेंशन इंडिया में भी हुई थी। बात यह है कि जो जमहूरियत का खेल, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, जिस तरह इवॉल्व किया है और जिस तरह मीडिया इवॉल्व किया है और जिस तरह मीडिया की ये ताकत है कि वो लोगों के जहनों को मुतासिर कर सके, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पहले प्रिंट मीडिया था, अब तो सोशल मीडिया आ गया है, वहाँ इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ अब पैसे का खेल बन गई है, मानना पड़ेगा। इसके लिए एक ही तरीका है कि अगर मिडिल क्लास के ज़हीन लोगों के लिए मौका अपने देना है या लोअर मिडिल क्लास के लोग हों, तो स्टेट को फंड करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को उसको मयार बनाना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि जी कैंपेन्स के अंदर लोग देते हैं, अमेरिका तो प्रेसिडेंशियल कैंपेन एक किस्म की है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जिस तरह साउथ एशिया में या कॉमनवेल्थ की जो वारिस रियासतें थीं, उनमें भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इवॉल्व हुआ है वो भी एक किस्म का प्रेसिडेंशियल हो गया है। दो बड़े कैंडिडेट्स, दो बड़ी पार्टीज़ के जो मुखालिफिन आपस में कंपेटिटर्स होते हैं, वो भी इलेक्शन प्रेसिडेंशियल टाइप ही बन गया है कि या इमरान खान है या उनके ख़िलाफ़ है, नवाज शरीफ हैं या उनके ख़िलाफ़ है, बेनज़ीर भुट्टो हैं या उनके ख़िलाफ़ है। तो कैंपेन्स तो यहाँ भी प्रेसिडेंशियल ही होती हैं, हालांकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो आपका सवाल का जवाब वाज़ेह है कि लोग खैरात नहीं करते, जो पैसे लगाते हैं उनका कुछ मकसद होता है। हाँ, फ़र्क ये है कि ये मकसद नहीं होता और वो ये है तो ये कानून के ख़िलाफ़ है कि कोई पैसे डायरेक्ट कैंडिडेट को दे के अपने काम करा ले। लेकिन अमेरिका में ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ लॉबीज़ मुख्तलिफ एरियाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं और उनको लीगली अलाउड है। मसलन अगर एक लेट्स से डिफेंस लॉबी है, वो हथियार बेचने के लिए है, तो उनको इजाज़त है कि वो उस कैंडिडेट के लिए ज़्यादा काम करें जो समझते हैं कि वो ज़्यादा अमेरिका के लिए हथियार बेचेगा। या अगर ग्रीन एनर्जी बेचनी है तो ग्रीन एनर्जी के जो हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे कैंडिडेट को जो समझते हैं उनके लिए ज़्यादा वो यूज़फुल होगा। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि ये खैराती नहीं होता काम, अल्लाह वास्ते नहीं होता अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये तो आपकी बात 100% ठीक है कि आजकल की जमहूरी गेम बहुत महंगी हो गई है। लेकिन जहाँ आम कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, अगर हम वाकई चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आएँ, मिडिल क्लास के लोग आएँ, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, दिमाग है, उनकी कैपेसिटी है टू सर्व, तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, उन ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करे फाइनेंशियली, ताकि उनकी कैंपेन पे उनको खर्च ना करना पड़े। बाकी जो आपने बात की है ना, वो तो नेशनल लेवल पे तब भी चाहे आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट भी कर दें, यानी कि ज़ाती तौर पे सरकार अगर करे, फिर भी जो इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट तो रहेंगे। अगर पाकिस्तान में टेक्सटाइल लॉबी है या एग्रीकल्चर लॉबी है या कोई और लॉबी है, तो उसके इंटरेस्ट में होगा कि ऐसे कैंडिडेट को वो प्रमोट करें जो समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट को वो आइंदा प्रमोट करेगा। तो खुर्शीद साहब, ये सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट या अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवा लेना मकसद होता है, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद, कोई अपनी मर्जी का कोई नैरेटिव प्रमोट करना, कोई बयानियां बनाना, कोई ऐसा एजेंडा भी पीछे कार फरमा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल यही मकसद होता है, इसमें कोई शक नहीं। वो यही चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को जो सपोर्ट करें, तो इन रिटर्न देखें ना, जब वो कर रहे होते हैं तो पूरी एक टीम होती है ना, तो उनके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाली हुकूमत में, तो बिल्कुल वो जो पैसा खर्च किया होता है उनके काम आता है, उनके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह इनलीगल हो, क्योंकि कानूनी तौर पे वहाँ लीगल है। हिंदुस्तान में भी उन्होंने लीगल अप कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो लीगल हो जाए, अब आप उसको रोकना मुश्किल है जब तक आप निज़ाम ही ना चेंज कर दें। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वेस्ट में इवॉल्व हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश में जो एक्सेप्ट हो गया है, उसमें तो बिल्कुल लॉबिंग हर किस्म की होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मज़ीद ये है कि कैंडिडेट्स को भी पैसे दे दिए जाते हैं। वहाँ ये पाबंदी है कि आप कैंडिडेट्स को एक ख़ास रकम से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है
कि आपके यहाँ कोई तब्दीली उस हद तक नहीं आएगी। जो लोग रोते रहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोग नहीं आते, तो मिडिल क्लास के नहीं आते, तो पैसे नहीं हैं उनके पास, तो फिर उनको सपोर्ट करे रियासत। लेकिन आप अगर उन्हें करेंगे भी तो आप बिजनेस इंटरेस्ट को नहीं रोक सकेंगे कि वो अपने इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए लॉबिंग करें, लॉबिंग के जरिए किसी पे खर्चा कर दे। पाकिस्तान में भी इनडायरेक्टली अभी ये होता है, माना शायद इतना लीगली किसी ने टेस्ट तो नहीं किया कि ये लीगल है या नहीं, लेकिन वहाँ तो खुल्लम खुल्ला लीगल है। अमेरिका में आपको रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप मसलन पाकिस्तान चाहता है कि उसकी लॉबिंग अमेरिका में की जाए, तो आप किसी लॉबिंग फर्म के पास जाते हैं और आप अपने आप को उस कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है, वो जो आपकी लॉबिंग फर्म है, कि हम पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ताकि हर एक को पता हो कि ये लॉबिंग पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो खुर्शीद साहब, ज़ाहिर है कि अमेरिका अपने आप को एक बहुत ही कामयाब जमहूरियत के तौर पे दुनिया के सामने पेश करता है। अब इस इलेक्शन में अगर हम ले, कमला हैरिस तो हार गई, उनको बड़ी फंड रेजिंग हुई, बड़े उनको चंदे मिले, अब उन डोनर्स के हाथ तो शायद कुछ नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी शख्सियत हैं, कुछ नहीं पता होता कि वो अगला बयान क्या देंगे, उनका अगला स्टंट क्या हो सकता है, अगला वो क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो अब ये बाइंडिंग तो नहीं होती कोई कि जिसने डोनेट किया उसको बदले में वो फ़ायदा भी मिलेगा या किसी मखसूस मुद्दत में मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज़ भी कर सकते हैं अपने डोनर्स को या फंड रेजर्स को, और अगर उनके कुछ मकासद मखसूस थे उनके जहनों में तो उन्हें नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को सामने रखते हुए अगर हम बात करें। नहीं, देखें, जो पैसे देने वाले हैं बहुत ज़हीन होते हैं। आप उनकी जहानत को ना डाउट करें। उनको पता होता है कि जी हम ये सपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, हम लॉबिंग कर सकेंगे, लेजिस्लेशन में भी हम लॉबिंग करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी लॉबिंग करेंगे कि हमारे मफादात जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। सही। और फिर सर, डोनाल्ड ट्रंप पर जो केसेस थे, 2 केसेस ऐसे हैं जो कि स्टेट की तरफ से किए गए, एक केस ऐसा जिसमें उन्हें सज़ा भी हो गई है। अब ज़ाहिर है एक कानून, एक आइन होता है कि सदर को तो हर एक सज़ा से इस्तिस्ना हासिल होती है, कोई केस उस पर नहीं चल सकता। अभी 4 साल तक ये केसेस मुंजमद रहेंगे, यानी फ्रीज हो जाएंगे, 4 साल बाद फिर एक्टिव हो जाएंगे, या फिर ये मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म भी किया जा सकता है? नहीं, ये देखें ना, मेरा तो अपना ख्याल है कि जब ये इफेक्टिवली तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, तो प्रेसिडेंट पे मेरा ख्याल है वैसे ही नहीं हो सकता। क्या मुंजमद होंगे या नहीं, तो उनकी शक्ल क्या रहेगी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद? लोग वैसे ही बदल जाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ यही समझना चाहिए कि अमेरिकन वोटर ने जो फैसला किया है, अब वो जो केसेस थे, क्योंकि ये भी मानना पड़ेगा कि ज़्यादातर केसेस की पॉलिटिकल नौइयत थी, और वो ये थी कि जी इन्होंने 2018-20 का इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने उसको चेंज कराने की कोशिश की। तो जो ज़्यादातर थे, कुछ तो ज़ाती नौइयत के थे, वो और हैं, वो जो जिसमें को ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस थे वो पॉलिटिकल नौइयत के थे, और मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म इफेक्टिवली हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।